फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि आपको मैंने पहले लेसन 5 की हिंदी समझा दी, आज मैं आपको लेसन 4 की हिंदी समझाने जा रही हूँ। क्वेश्चन आंसर मैंने इसके आपको ऑलरेडी करवा दिया है। अब मैं इसके लेसन रीड करवा रही हूँ ब्रीफ में, ताकि आपको उसकी क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी रहेगी। लेसन में मैं आदिवासी, बिहू और एक स्वर्ण युग की कविता, जैसे कि इसके लेसन के नेम से ही पता पड़ता है, इसमें आदिवासियों के बारे में, बिहू के बारे में और वो किस प्रकार की कल्पना करते थे, किस प्रकार की सोच रखते थे, इसके बारे में हम इसमें बताएंगे। कुछ मेन पॉइंट्स मैंने इसमें से लिखे हैं, जिनकी आज मैं डिटेल दूंगी, बाकी की डिटेल कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दे दूँगी। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, सबसे पहले तो यही था। उससे पहले हम देखेंगे कि 1895 में लोगों ने एक आदमी को बिहार में छोटा नागपुर के जंगलों और गोवा में इधर उधर घूमते देखा था। अब 1895 1895 में लोगों ने एक व्यक्ति को जंगलों में घूमते हुए देखा था, छोटा नागपुर के, ठीक है। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था बिरसा। उस व्यक्ति का क्या नाम था? बिरसा। लोगों का ऐसा मानना था कि उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं। ऐसा किसका मानना था? लोगों का, जिन्होंने उसे देखा था। तो ऐसा मानना था कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, वे सभी बीमारियों से उनको छुटकारा दिला सकता है और छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा कर सकता है। वो ऐसा मानते थे कि उनको बीमारियों से भी निजात मिल जाएगा। कोई चीज़ अगर उनके पास थोड़ी है तो उसको कई गुना बढ़ा सकता है। बिरसा ने भी स्वयं ये कह दिया था कि वो वहाँ पर उन लोगों की रक्षा करने के लिए आया है, वो उन लोगों की वीकुओं से रक्षा करने के लिए आया है। वीकू को हम क्या कहते थे? वीकू वो लोग थे जो बाहरी लोग थे, जो उनके समुदाय के ना होकर, उनके वहाँ के रहने वाले ना होकर बाहर से आए लोग, वो लोग उनको वीकू कहते थे। तो वो कहता था कि मैं तुम्हें वीकुओं से भी आज़ादी, वीकुओं की गुलामी से भी आज़ादी दिलवाऊंगा। वीकू मतलब जो बाहर से आए थे, बाहर के रहने वाले थे, जो उन पर राज करना चाहते थे। कुछ ही समय में आज़ाद लोग जो थे वो बिरसा के पीछे हो गए और बिरसा का अनुसरण करने लगे और वह उसकी बातों को मानने लगे। तो उन्हें ऐसा विश्वास हो गया था कि बिरसा जो है वो उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आया है। बिरसा ने एक मुंडा परिवार में जन्म लिया था, जो एक जनजातीय समूह था और जो छोटा नागपुर में रहता था। बिरसा ने किस परिवार में जन्म लिया था? मुंडा परिवार में। और कहाँ पर जन्म लिया था? छोटा नागपुर। और बिरसा कहाँ का था? छोटा नागपुर का था। और किस परिवार में? मुंडा परिवार में उसने जन्म लिया था। और वो एक जनजातीय समूह का रहने वाला है, आदिवासी समूह का था। इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी बिरसा के समर्थकों में शामिल थे। इसके अलावा उनके शासक और भी रहने वाले आदिवासी वो थे संथाल और उराव। संथाल और उराव वो भी उनके साथ वहीं पर राज करते थे। ये सभी अपने आसपास हो रहे बदलावों और अंग्रेजों की वजह से पैदा हो रही समस्याओं से परेशान थे। चाहे बिरसा थे, बिरसा के परिवार वाले थे, संथाल थे, उराव थे, ये किससे? अंग्रेजों के द्वारा जो उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा था, उस अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों को, परेशानियों से वो लोग आने वाली समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनकी परिचित जीवन शैली नष्ट होती जा रही थी और आजीविका भी संकट में थी और धर्म भी छिन भिन हो रहा था। उनकी परिचित जीवन शैली मतलब जिस जीवन शैली से वो जी रहे थे, जिस जीवन शैली में वो रह रहे थे, वो जीवन शैली जो थी वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही थी। और उनका जो आजीविका थी, जिस प्रकार से वो अपना गुजर बसर कर रहे थे, जंगलों से सामान एकत्रित करके खाना, वहाँ से अपना गुजारा चलाना, उस पर भी असर पड़ रहा था। तो इस वजह से वो अंग्रेजों से काफ़ी परेशान थे। बिरसा लोगों को किन समस्या से छुटकारा दिलाना चाहता था? अब बिरसा वो लोगों को किन समस्या से छुटकारा दिलाना चाहता था? वह कहता था मैं वीकुओं से, जो बाहरी लोग थे, उनकी गुलामी से आप लोगों को आज़ाद कराऊंगा। अब पहले देखो वे जो थे वो वीकुओं के गुलाम कैसे बने? आदिवासी लोग, अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या क्या हुआ, आदिवासियों के जीवन में किस तरह के बदलाव आए, ये सारा इस चैप्टर में हम
समझेंगे। अब पहले सबसे पहले हम समझेंगे जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। जनजातीय यानी आदिवासी समूह जो थे वो जंगलों में किस तरह अपना जीवन यापन करते थे। उसमें सबसे पहले देखिए वो झूम खेती करते थे। कुछ ऐसे आदिवासी थे जो झूम खेती करते थे। और ये झूम खेती क्या होती थी, इस झूम की खेती में क्या होता है, एक जंगल के बहुत बड़े बाग के ऊपर के पेड़ों को काट दिया जाता था और उनके पेड़ों को काट कर नीचे की जो जमीन की घास फूस थी उसको भी साफ कर दिया जाता था। उस घास फूस को और उन कटे हुए पेड़ों को जला दिया जाता था और जो उसकी राख को है उसी जो जहाँ पेड़ काटे थे ना उसी जगह की जमीन पर मिला दिया जाता था ताकि जमीन में पोटाश उत्पन्न हो जाती थी। घास में मिट्टी में एक खाद जो थी वो मिल जाती थी, मिट्टी को पोटाश मिल जाती थी उस राख की वजह से। फिर उस जमीन को वो कुदाली से ही कुरेद के उस पर बीज बखेर दिया करते थे और उस बीज को बखेरने के साथ ही वहाँ पर कुछ समय में कुछ खेती उत्पन्न हो जाया करती। हल वगैरह का यूज नहीं करते थे, बस ऐसे कुदाली से ही सारी जमीन को खोद कर उस पर बीज डाल दिया और वह उस फसल के पकने तक वहाँ पर रुकते थे। जब वो फसल पक के तैयार हो जाती थी उसे काट कर वह उस जगह को वैसे ही छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाया करते थे और वो जगह जो थी वो काफ़ी समय तक के लिए फरती सही पड़ी रहती थी। तो इस प्रकार से झूम खेती की जाती थी। फिर वो किसी दूसरे हिस्से में जाकर दोबारा से यही प्रोसेस अपनाया करते थे। तो कुछ जो आदिवासी थे वो झूम खेती करते थे और इस झूम खेती से पैदा होने वाले अनाज से ही वो अपना जीवन यापन किया करते थे। कुछ जो थे वो शिकारी और संग्राहक थे। अब कुछ झूम खेती करते थे, कुछ आदिवासी जो थे वो शिकारी थे और कुछ संग्राहक थे। कई इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य चीज़ों को इकट्ठा करके अपना गुजारा करते थे। वे जंगलों को अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय इसी तरीके का एक समुदाय था। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय कहाँ रहता था, ये उड़ीसा के जंगलों में। तो उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला कौन समुदाय इसी तरीके का समुदाय था जो जंगल में जानवरों का शिकार करते थे और जंगलों से प्राप्त होने वाली चीज़ों को इकट्ठा करके ही उनसे अपना जीवन यापन करते थे। तो ये खोंड जो थे उड़ीसा में रहने वाले ये समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार करते और जो कुछ हाथ लगता था उसको आपस में बांट लिया करते थे और जंगलों से मिले फल और जड़ों का ये सेवन करते थे। इसके साथ साथ ये क्या करते, जंगलों से एकत्र की हुई इकट्ठी की हुई चीज़ों को बाजार में जाकर बेच देते और जो स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगर थे उनको कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जो वहाँ के शहरों में रहने वाले कारीगर थे, चमड़ा रखने वाले बुनकर वगैरह, जब उन्हें कपड़े या चमड़े को रंग देने की आवश्यकता होती थी तो उसके लिए पलाश के फूलों की आवश्यकता होती थी। तो वो इन्हीं खोंड आदिवासियों से संपर्क करते थे, इन्हीं से वो मतलब पलाश के फूलों को जंगल से मंगाया करते थे और ये समुदाय के लोग इसके बदले में कभी उनसे अपने जीवन के यापन के लिए चावल, अनाज या खाने की कोई और चीज़ इस तरीके से ले लिया करते थे। आदान प्रदान या अदला बदली ये लोग किया करते थे। वे अपने बहुमूल्य उत्पादों के बदले अपनी जरूरत की चीज़ें देते थे। कई बार उन्हें अपनी जरूरत की चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी को भी खर्च करना पड़ता था। भाई कोई काम तो करते नहीं थे, थोड़ी बहुत जंगल की चीज़ों को बेच के जो थोड़ा बहुत पैसा होता था उसे थोड़ा बहुत वो अपने पास रख लेते थे या कई बार वो जंगल की चीज़ों को बेच के उनके बदले में अपनी जरूरत की चीज़ों को ले लिया करते थे। तो इस प्रकार से शिकारी और संग्राहक जो थे वो अपना जीवन यापन करते। शिकारी यानी शिकार करने वाले, संग्राहक जो जंगल से मिलने वाली वस्तुओं को एकत्रित किया करते थे। उसके बाद आ जाते हैं कुछ जानवर पालते थे। अब बहुत सारे आदिवासी समुदाय जानवर पाल कर भी अपना गुजारा करते थे। वे चरवाहे थे और मौसम के अनुसार जानवरों को के झुंड को लेकर वो वहाँ से यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। रेवड़ में जानवरों का जो झुंड होता है जिसमें कई प्रकार के मवेशी इकट्ठे होते थे, उनको लेके वो यहाँ से वहाँ अपने जानवरों को लेके अपने गुजारे रहन के लिए दर से दर घूमा करते थे। एक जगह की घास खत्म होने पर वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। जहाँ पर रहते थे वह जानवर जब वो घास चढ़ जाते थे, जानवरों के इनके
भोजन के लिए घास खत्म हो जाती थी तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे। जैसे कि अब इसमें दे रहा है अपना पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया समुदाय गाय भैंसों को पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़रिये थे और कश्मीर के बकरवाल समुदाय बकरियां पालते थे। इन सब के बारे में आप पहले ही पुस्तक में अपने ध्यान से पढ़ चुके होंगे। यहाँ इस पॉइंट को जब आपको ज़्यादा पाते थे डीपली पढ़ेंगे तो इसमें ये पता पड़ेगा कि पंजाब के एरिया में कौन से आदिवासी हैं, आंध्र प्रदेश में कौन से हैं और कुल्लू में कौन से हैं और कश्मीर में। तो वो आपको ध्यान से पढ़ना है, उनको नोट भी करना है, जिससे कि आपके अगर शॉर्ट क्वेश्चन में वो आते हैं तो आप उनके आंसर दे सकें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। उसके बाद है कुछ लोग एक जगह पर रहकर खेती करते थे। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो ये आदिवासी कुछ ऐसे थे, 19वीं सदी से पहले ही बहुत से जनजातीय कबीले एक स्थान पर टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार स्थान बदलने की जगह पर एक ही जगह पर रहकर वो खेती को करते थे और खेती करने के लिए वो हलों का यूज़ करते थे, हल का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे हर साल उन्होंने जमीन पर अधिकार करना भी शुरू कर दिया था और जमीनों पर उन्होंने अपना अधिकार शुरू कर दिया था कि तो एक ही जगह पर रहने लगे थे तो उनको ऐसा लगता था अब ये जमीन धीरे धीरे हमारी है। छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ही अन्य समुदाय में जमीन पर कबीले की संपत्ति होती थी। जैसे छोटा नागपुर के मुंडा लोग थे वो अपनी संपत्ति समझते थे जमीन को, ऐसे ही ये लोग भी जमीन पर अपने कबीले का अधिकार ही मानते थे। उनका ऐसा मानना था कि जो सबसे पहले यहाँ पर आए होंगे उन्होंने जमीन को साफ करके यहाँ पर कबीले को बसाया होगा, उनके जो वंशज है उनका इस जमीन पर अधिकार है। इससे जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। इसके बावजूद भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग अन्य लोगों से अधिक ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और शेष अनुयायी। कुल मतलब जैसे जो हमारा ग्रुप होता था कबीलों का जो गुट होता था उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो ज़्यादा शक्तिशाली रहते थे तो वो उस कबीले के मुखिया बन जाते थे और कुछ उनके मतलब मुखियाओं की बातों को मानने वाले उनकी अनुयायी बन जाते थे और वह एक ही जगह पर रहकर वह अपना गुजर बसर करते थे, स्वयं खेती ना करके ज़्यादातर अपनी ज़मीन पर बटाई पर। अब जो मुखिया बन जाते थे उनके आयु थे वो खुद खेती नहीं करते थे बल्कि अपनी खेती दूसरे लोगों को बटाई पर करने के लिए देते थे। तो आज बेटा आप देखेंगे मैंने आपको लाइसेंस स्टार्ट बताया जनजाति से हम किस तरह जीवन जीते थे और उन्हें बता दिया कुछ झूम की खेती करते थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे, कुछ जानवर पालते थे और कुछ लोग एक जगह पर रहकर खेती करते थे। आप इसे मैंने इसे ब्रीफ में बताया, आप डिटेल में अपना इस लेसन को रीड कीजिएगा और इसके अंदर जो जनजातीय समूह के नाम आए हैं वो किस एरिया में रहते थे उनको अंडरलाइन कीजिएगा ताकि जब आपकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आए तो आप इजीली उनके आंसर दे सकें। आगे का चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। ओके, हैव अ नाइस डे।